नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य। क्या वाकई में उनका विमान दुर्घटना में हुआ था या नहीं, हम इस पर बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अद्वितीय नेता की मृत्यु के रहस्य ने कई दशकों से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उनकी मृत्यु की परिस्थितियों पर विभिन्न विचार और सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बोस ने जानबूझकर अपनी मृत्यु को छिपाया, जबकि कुछ का कहना है कि उन्हें सोवियत संघ ने बंदी बना लिया गया था। इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं की गहराई से जांच करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में सुभाष चंद्र बोस का निधन एक विमान दुर्घटना में हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत और यात्रा की योजना। सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत संघ जाने की योजना बनाई थी। उनकी यह योजना भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। 17 अगस्त 1945 को वह सैगोन से एक विमान में यात्रा कर रहे थे। विमान में यात्रा करते टाइम उनको स्थान मतलब कितनी सीट अवेलेबल हैं इसके बारे में जानकारी मिली। सैगोन में बोस को बताया गया कि विमान में केवल 2 लोगों के बैठने की जगह है। इस स्थिति में उन्होंने अपने करीबी सहयोगी हबीबुर रहमान के साथ यात्रा करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके साहस और मित्रता को दर्शाता है। 18 अगस्त 1945 को उनका विमान ताइपे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। हालांकि हबीबुर रहमान इस दुर्घटना में जीवित बचे। इस घटना ने स्वतंत्रता संग्राम के सभी अनुयायियों को गहरा दुख पहुंचाया। बहुत से सरकारी जांच हुए। बोस की मृत्यु के बाद कई जांचें हुई, जिसमें फिगेस रिपोर्ट 1946, शाहनवाज समिति 1956 और खोसला आयोग 1970 शामिल है। ये सभी जांचें विमान दुर्घटना के सिद्धांत को पुष्टि करती हैं और इस बात की पुष्टि करती हैं कि बोस की मृत्यु एक दुर्घटना के कारण हुई थी। लेकिन इसी बीच में बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये षड्यंत्र का है। तो षड्यंत्र सिद्धांत में कुछ लोग बोलते हैं कि गुमनामी बाबा भी सुभाष चंद्र बोस ही थे। कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु को छुपाया गया, गुमनामी बाबा के रूप में जीवन व्यतीत किया। लेकिन डीएनए परीक्षण में इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। अब डीएनए परीक्षण पे भी कुछ लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्या डीएनए परीक्षण टाइम, समय सीमा और सही तरीके से किया गया कि नहीं किया गया। सोवियत कैद वाली सिद्धांत को भी बहुत लोग बोलते हैं कि यह सिद्धांत प्रचलित है, क्योंकि लोगों का मानना है कि सोवियत संघ ने पकड़ लिया था और उन्हें यातना दी गई। हालांकि इस सिद्धांत के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जिससे इसकी विश्वसनीयता को संदेहास्पद बना दिया गया है। मुखर्जी आयोग ने 2005 में इस आयोग ने विमान दुर्घटना के सिद्धांत को खारिज कर दिया था, लेकिन कोई वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए लोगों को आज भी संदेह होता है कि क्या सुभाष चंद्र बोस जी दुर्घटनाग्रस्त में मारे गए थे अथवा उन्हें इसके लिए किसी माध्यम से उनको जिंदा रखने के लिए, यह दुनिया को बताने के लिए षड्यंत्र बनाया गया था। बहुत सारे सरकारी दस्तावेज, हाल ही में कुछ दस्तावेजों में गैर वर्गीकरण से यह पता चला कि विमान दुर्घटना जापानी सरकार के एक गुट द्वारा रची गई थी। यह नई जानकारी बोस की मृत्यु के रहस्य को और पेचीदा बनाती है। बोस के परिवार के दृष्टिकोण से उनकी पुत्री अनीता बोस और परिवार ने भी विमान दुर्घटना के सिद्धांत को स्वीकार किया है। उन्होंने माना है कि विमान दुर्घटना में ही उनके सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हुई थी। लेकिन अगर हम षड्यंत्र पे बात करेंगे तो ये उनके लिए अपमानजनक होगा, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। तो उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि सुभाष चंद्र बोस का 1945 में दुर्घटना में निधन हुआ
था। हालांकि उनकी मृत्यु के कारणों को लेकर कुछ अस्पष्टता बनी हुई है, जिसे और जांच पड़ताल की आवश्यकता है। बोस के आदर्शों और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए हमें तथ्यात्मक साक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अप्रामाणिक षड्यंत्र सिद्धांतों पर। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस की विरासत को सही तरीके से समझना और आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, हम बात करते हैं बहुत ही फेमस गुमनामी बाबा, जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुमनामी बाबा भी सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो यह भी एक सिद्धांत बहुत प्रचलित है कि गुमनामी बाबा एक सुभाष चंद्र बोस थे। गुमनामी बाबा सिद्धांत एक विवादास्पद है और रहस्यमय सिद्धांत है, जो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद उनकी संभावित जीवित अवस्था से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मृत्यु को छिपाया और गुमनामी बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, जो कि वर्तमान में अयोध्या है, एक साधु के रूप में जीवन व्यतीत किया। आइए इस सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सिद्धांत की पृष्ठभूमि क्या है, आखिर में क्यों लोगों उनको गुमनामी बाबा को सुभाष चंद्र बोस कहते थे। मृत्यु की अनिश्चितता। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद कई लोग इस बात पर विश्वास करने लगे कि उनकी मृत्यु एक विमान दुर्घटना में नहीं हुई, बल्कि वे जीवित हैं। यह विश्वास तब और मजबूत हुआ जब कुछ लोगों ने गुमनामी बाबा के नाम एक साधु की ओर इशारा किया, जिसे उन्होंने बोस के रूप में पहचाना। यह बहुत महत्वपूर्ण है जानना आपको कि गुमनामी बाबा का जीवन जो रहा, उन्होंने 1985 में अपनी मृत्यु तक फैजाबाद के एक आश्रम में जीवन बिताया है, एक साधु के रूप में। रहन सहन भी उनका एक साधु का रूप में ही रहा। उनका पहनावा व्यवहार कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित किया कि वह सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। हम आपको इस सिद्धांत की कुछ और गहराई से हम आपको बताना चाहेंगे। इस सिद्धांत में कुछ भौतिक समानताएं मिली गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस की भौतिक समानताएं, जैसा कि कद, वजन, चेहरे की आकार कुछ लोगों को बोस के समान लगी। यह समानता इस सिद्धांत को और अधिक मजबूत करती है। गुमनामी बाबा फैजाबाद अयोध्या में ही रहते थे। बहुत बार उनको लोग भगवान के नाम से भी जानते हैं। गुमनामी बाबा ने कई बार स्वतंत्रता संग्राम और सुभाष चंद्र बोस के विचारों का जिक्र किया। उनके द्वारा किए गए कुछ कथनों को बोस के विचारों से मेल खाता माना गया है। बहुत सारे दस्तावेज भी गुमनामी बाबा के मृत्यु के पश्चात बहुत सारे दस्तावेज भी हमें प्राप्त हुए। गुमनामी बाबा से जुड़े कुछ दस्तावेज और तस्वीरें भी इस सिद्धांत के समर्थन में प्रस्तुत किए गए। हालांकि इसमें से अधिकांश प्रमाणों को विवादास्पद माना गया है। वैज्ञानिक जांच की अगर हम बात करें, डीएनए जांच की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि डीएनए जांच सही तरीके से नहीं किया गया, अथवा एक जीनेटिक म्यूटेशन होता है, एक उत्परिवर्तन जिसे कहते हैं, उसमें भी बहुत बार क्या होता है, डीएनए परिवर्तित हो जाता है किसी इंसान का, तो वह जांच विश्वसनीयता पूर्ण नहीं रहा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि डीएनए जांच गलत तरीके से किया गया। सरकारी दस्तावेजों में डीएनए गुमनामी बाबा से नहीं मैच खाता है। सरकार इस बात को नहीं मानती है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन हम नियम कानून से अगर हम बात करें, हम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छा हमें बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए। तो गुमनामी बाबा का जो सिद्धांत एक रहस्य है, विवादास्पद विषय है, जो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद परिस्थितियों को लेकर जिज्ञासा पैदा करता है। हालांकि उपलब्ध साक्ष्यों और जांचों के आधार पर इस सिद्धांत को व्यापक रूप से मान्यता नहीं मिली है, फिर भी यह सिद्धांत आज भी कुछ लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। यह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हम आपको बता दें कि गुमनामी बाबा सिद्धांत सुभाष चंद्र बोस की विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति लोगों की जिज्ञासा को दर्शाता है, जो यह संकेत करता है कि बोस का जीवन और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। ये हमारे गुमनामी बाबा
के बारे में रहा, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में रहा। सुभाष चंद्र बोस और उनके योगदान का विशेष रिपोर्ट हमने आपसे प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से कोई और भी वीडियो रहेगा, हम आपको ला करके देंगे, हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हम बताएं, ब्रिटिश राज के खिलाफ भी भारतीय जनता आवाज़ अपनी उठाई थी उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए। आज भी हमारे देश के सभी लोग सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत सम्मान करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का प्रारंभिक जीवन 23 जनवरी 1897 को कटक में, उड़ीसा में एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभा देवी एक संपूर्ण समर्पित गृहिणी। बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक में प्राप्त की और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए इंग्लैंड चले गए। सोचिए, ऐसा इंसान जो इंग्लैंड में पढ़ाई किया। बोस ने भारतीय सिविल सेवा, उस समय ICS बोलते थे उसको, परीक्षा पास की, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश राज के प्रति अपने असंतोष के कारण इस नौकरी को छोड़ दिया। इसके बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी की। राजनीतिक यात्रा उनकी बहुत कठिन रही है। बोस ने कांग्रेस में एक प्रमुख नेता के रूप में उभरते हुए 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसक नीतियों की विपरीत सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता को महसूस किया। हम आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की रचना की। भारतीय राष्ट्रीय सेना, INA जिसे कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने जापान और अन्य धुरी शक्तियों से समर्थन मांगा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना था। 1943 में उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की। उनके मृत्यु का रहस्य आज भी बना हुआ है और यह रहस्य ही रहेगा शायद तब तक जब तक इस पे सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, या अगर कोई सच्चाई है तो उसको जनता के सामने लाना चाहिए, क्योंकि हम सबके लिए सुभाष चंद्र बोस जी आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं और प्रेरक स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।